हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ये आज क्लास हिस्ट्री की होगी, हिस्ट्री की क्लास 1 होगी, ठीक है। और ये क्लास आपको केवल यही एक चीज़ करनी है, इसके बाद हिस्ट्री आपको कुछ नहीं पढ़ना। और अगर आप लोग ये सोचते हो कि शुरू से लेके अंत तक कहीं मिल जाए, तो वो कहीं नहीं मिलने वाला। क्योंकि उसी शुरू से लेके अंत तक के चक्कर में आज आप तक ना तो हिस्ट्री पढ़ पाए सही से, ना पॉलिटी पढ़ पाए, ना जीके अपना कंप्लीट किया, और ना ही कोई भी विषय किया। इसलिए एक जगह विश्वास ठानो और कम चीज़ पकड़ो, कम चीज़ रखो अपने पास, बहुत शॉर्ट में लिखो, बहुत शॉर्ट में चीज़ों को रखो, और उसको जब पढ़ोगे तभी आपका कुछ कंप्लीट होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी घर बनते हुए देखा है? घर बनते हुए देखा होगा, तो वहाँ पे जो मिस्त्री होता है वो प्लस्तर करता है। प्लस्तर में आपने देखा दीवार पे, एक तो आप प्लस्तर वाली दीवार देखो, वो प्लस्तर वाली दीवार आप देखोगे तो वही आप यूट्यूब पे देख रहे हो जो प्लस्तर हुई दीवार है, यानी कि एकदम सफासट है, फिनिशिंग अच्छी है, पेंट हो रखा है। और दूसरी तरफ आप ये नहीं देख रहे हो कि वो प्लस्तर वाली दीवार जब बन रही थी तो मिस्त्री ने उस पर पहले, सबसे पहले प्लस्तर को चिपकाया था। जब चिपकाया था ना, तो वो बहुत खुरदुरी थी, फिर उसको बराबर किया, फिर उसमें उसको मतलब कई बार उसको बराबर करना पड़ता है, कई उपकरण उसमें यूज होते हैं, बहुत टाइम लगता है। उसके बाद वो सूखता है, फिर उस पर कोटिंग होती है चूने की, पुताई की, तब जाके कहीं पे वो एक फिनिशिंग वाली दीवार दिखती है। और आप क्या सोचते हो कि हम उसमें चिपके नहीं, हमको डायरेक्ट वो दीवार मिल जाए फिनिशिंग वाली, तो नहीं मिलने वाली है, समझे। तो ये जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री में, और जो मैथ में पढ़ाया हुआ है, वही उतना पढ़ो। आपका जीएस और मैथ मेरे ऊपर छोड़ो, मैं करवा रहा हूँ। चाहे वो पियोन के लिए हो पटना सिविल कोर्ट का, चाहे वो दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए हो, चाहे वो सीजीएल के लिए हो, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पढ़िए बस, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री शुरू करते हैं। हिस्ट्री देखो, सबसे पहले मैं आपको शुरू से लेकर पढ़ाऊंगा, कहीं कुछ नहीं छोड़ूंगा, और इसके अलावा आपको कुछ करना भी नहीं है, केवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। और ये जो लिखवा रहा हूँ, इसको एज इट इज़ आपको भी लिखना है। एक बार लिख लो, उसके बाद उसको 10 बार पढ़ लेना, और 10 बार पढ़ने के बाद इसको बंद करके आप केवल और केवल इस चीज़ का क्वेश्चन ही सॉल्व करना। कभी भी थ्योरी पढ़ने के चक्कर में मत रहना। एक बार लिखो, 10 बार पढ़ो, और फिर क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो हिस्ट्री की क्लास 1 है। सबसे पहले हम देखो क्या पढ़ते हैं। देखो, इतिहास जो है वो उसको उसके भाग होते हैं, ठीक है। जो सिंपल सी हिस्ट्री है, देखो हिस्ट्री के अंदर एक होता है ऐतिहासिक, ठीक है, एक होता है ऐतिहासिक, एक होता है एक होता है इतिहास, समझे, जिसको आप जनरली जानते हो, हमारी बीती हुई घटनाओं का विस्तृत जानकारी। ये इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है। देखो, पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, ये पहला खंड है। दूसरा खंड होता है आपका जो होता है आदैतिहासिक काल। सेम ऐसे ही लिखना है, और ज़्यादा फिनिशिंग, ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के चक्कर में मत फंसना, नहीं तो जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। आद ऐतिहासिक, और तीसरा होता है ऐतिहासिक, ठीक है, ये वाला इतिहास ऐतिहासिक। मैं पूरा का पूरा आपको लिख के पढ़ाऊंगा, लिख कर, समझे। देखो, प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? जहाँ पे आपको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, समझे। और उसके बाद आता है आपको, इसका एग्जाम्पल जैसे है पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल। पाषाण काल यानी कि पत्थरों वाला काल। आज मैं यही पाषाण काल से जो भी आता है वो पूरा कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका आद ऐतिहासिक काल। देखो, आद ऐतिहासिक काल क्या होता है? जहाँ पे लिखित साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य हैं, परंतु उनको समझा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका। ये मत कहिए, पढ़ा तो जाता है, हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, वो जो भाव चित्रात्मक जो लिपि है, जो चित्र बने होते हैं, उनको हम देखते हैं, समझते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आता वो है क्या। लिखित साक्ष्य है, ठीक है, लेकिन उनको समझा नहीं जा सका। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने इसको कुछ पढ़ने में उसको मतलब पढ़ भी लिए, लेकिन प्रॉपर इसको हम समझ नहीं पाए हैं। लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। सिंपल सा समझ लो, पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, और ठीक है। और लिखने का तरीका इनका क्या था? जो ये जो लिखावट थी, ये थी भाव चित्रात्मक,
मतलब उसमें भाव होते थे, चित्र होते थे। तो इसमें जो थी वो थी भाव चित्रात्मक, समझे। और इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा क्या, इसका एग्जाम्पल मिलेगा आईवीसी। आईवीसी क्या, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, समझे। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में आईवीसी शॉर्ट में बोलते हैं, यानी कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके। और इसका जो कालक्रम है, जो कार्बन डेटिंग से हमने जाना है, वो है 2300 से 1700 BC। ये भी आपको एकदम प्रॉपर याद रखना है, 2317। और ये कैसे हमने पता लगाया है, कार्बन डेटिंग से, ठीक है। ये हो गया आदि ऐतिहासिक। अब आपके पास आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक कौन सी घटना है, ऐतिहासिक जहाँ पे लिखा हुआ भी मिला है, जहाँ पे हमें पूरे अच्छे से साक्ष्य भी मिले हैं, सब कुछ मिला है। और ये इसका जो समय होता है वो 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी, 6वीं ईसा पूर्व है, सिंपल सा, ठीक है, 6वीं ईसा पूर्व है। इसके बारे में जो हम प्रॉपर इतिहास पढ़ते हैं वो इसमें ही हमको मिलेगा, समझे। अब चलो आ जाओ, ये पाषाण काल, इसका हम पाषाण काल कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। ओके, जितना बता रहा हूँ उतना ही लिखो और इतना ही रिवीजन करना, लिख लिख के रिवीजन करना, लिख लिख के रिवीजन करना, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, बोल बोल के रिवीजन करो, और फिर उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस में। चलो आ जाओ अब पाषाण काल पे, ठीक है। पाषाण काल, देखो पाषाण काल का मतलब क्या होता है, पत्थरों का काल, पत्थरों का काल, जहाँ पे पत्थरों के औजार बनाते हैं, पत्थरों का काल। अब इसके अंदर भी कई भाग होते हैं, इसके अंदर भी कई भाग होते हैं, इसको भी हम भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या होता था, पूरा पाषाण काल में होता था, जो मनुष्य होता था वो खाद का संग्रह करता था, खाद संग्राहक था मनुष्य। खाद संग्राहक मतलब खाना इकट्ठा करने लग गया था और शिकार करता था, ठीक है, शिकार करता था। दूसरा आ जाइए, दूसरा जो मेन इसका विभाजन है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या होता था, देखो मध्य पाषाण काल में बेसिकली एक महत्वपूर्ण काम होने लग गया था, वो था पशुपालन। पशुपालन, और इसके पशुपालन का जो जो साक्ष्य मिले हैं, जो मेन साक्ष्य मिला है वो मिला है वो आदमगढ़ से, ठीक है। इसके 2 मुख्य साक्ष्य मिले हैं, जो साक्ष्य हैं ऐसे लिखना है यहाँ पे आपको, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ, आदमगढ़ कहाँ, आदमगढ़ MP में। और दूसरा जो साक्ष्य मिला है वो मिला है बागोर। बागोर कहाँ, राजस्थान में। जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ MP में और बागोर राजस्थान में, ठीक है। अब तीसरा सब पॉइंट में आ जाते हैं, तीसरा सब पॉइंट में आ जाते हैं हम नवपाषाण काल, जो बिल्कुल लास्ट में था, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या हुआ, नवपाषाण काल में देखो कृषि होना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद पहिया बन गया, ठीक है। उसके बाद अग्नि का सबसे सही यूज, ठीक है, अग्नि का सबसे सही यूज, सबसे सही यूज इसी में हुआ नवपाषाण काल में। इसका अग्नि का सबसे सही यूज कैसे हमें पता चलता है, वहाँ पे पक्की मिट्टी मिली, यानी कि टेराकोटा मिली। टेराकोटा जो बोलते हैं उसको पक्की मिट्टी बोलते हैं। पक्की मिट्टी कैसे बनेगी, पक्की मिट्टी मिलेगी जब उसको हम पकाएंगे। तो सब अग्नि का सबसे अच्छा यूज़ भी नवपाषाण काल में मिला, पहिया भी नवपाषाण काल में मिला, कृषि भी नवपाषाण काल में मिली, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, जो कृषि के जो जैसे गेहूँ कहाँ मिला, चावल कहाँ मिला, ये हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हम देख लेते हैं। ऊपर हम हेडिंग डालते हैं कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, समझे। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है, मेन तो यही है कि प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं लहुरा देव यूपी से, ठीक है, लहुरा देव यूपी से। और अब हम चावल का देख लेते हैं कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला,
तो चावल का साक्ष्य मिला लहुरा देव से पहला, और दूसरा कहाँ से मिला? दूसरा मिला कोलडिहवा से, कोलडिहवा से, समझे। और गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो गेहूं का साक्ष्य मिला आपका मेहरगढ़ से, मेहरगढ़, गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला। और ये मेहरगढ़ कहाँ है? ये है बलूचिस्तान, ठीक है। और गेहूं के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, इसलिए इस मेहरगढ़ बलूचिस्तान को बोलते हैं रोटी की टोकरी, इसलिए इसको रोटी की टोकरी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे करते हैं। जो अब इसी कृषि से देखो अनाज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है कि मानव द्वारा सबसे पहला अनाज कौन सा यूज किया गया है? तो वो था जौ, ठीक है। पॉइंट बनाओ, मानव द्वारा सबसे पहले यूज अनाज, वो क्या था? जौ था, ओके। अब एक चीज़ ये देख लो कि भारत में जो पूरा पाषाण काल के जो जनक हैं, ठीक है, जो पाषाण काल है उसको हमने 3 भागों में बांटा। उस 3 भागों में से जो पहला भाग था पूरा पाषाण काल, जिसमें खाद का संग्राहक था, शिकार था, इस पूरा पाषाण काल के जो जनक थे वो कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये बड़े एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप इसको ऐसे लिखो कि भारत में पूरा पाषाण काल के जनक कौन थे? तो ये थे रॉबर्ट ब्रूसफुट 2 चीज़ थे, मतलब इनके पास 2 चीज़ का ज्ञान था। पहला ये भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, पहला ये भूवैज्ञानिक थे, और दूसरा ये क्या थे? दूसरा ये पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद थे, भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विकविद थे, ठीक है। ये दोनों चीज़ थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। आगे अब हम देख लेते हैं कि 1801 मतलब कि कनिंघम के द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी, ये हम देख लेते हैं। और जो भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की शुरुआत थी ना, वो कनिंघम के ही द्वारा की गई थी। तो ये सीधा सीधा पूछ लेता है क्वेश्चन कि भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की शुरुआत या इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप इसको लिख सकते हो कि 1861, ठीक है, 1861 और में, इसको आप इम्पोर्टेंट लिखो, 1861 में कनिंघम के द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण, कनिंघम के द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई, ठीक है। और इसी के जस्ट बाद 2 साल बाद 1863 में, अब यहाँ पे काम आता है रॉबर्ट ब्रूसफुट का, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में एक काम किया था, जिसके कारण हम इनको भारत में पूरा पाषाण काल का जनक कहते हैं। वो किस लिए कहते हैं कि 1863 में एक जगह है साउथ इंडिया की, वो है मद्रास के पल्लवरम, आपने पढ़ा होगा कि मद्रास के पल्लवरम में इन्होंने हस्त कुठार की खोज की थी। इनको एक हस्त कुठार मिला था, हस्त कुठार, ठीक है। मद्रास के पल्लवरम में इन्हें हस्त कुठार मिला था। हस्त कुठार का मतलब होता है पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर कुल्हाड़ी। इनको एक हस्त कुठार मिला था, किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। कब? 1863 में। किससे पहले? 1861 में, जब कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी, उसके 2 साल बाद, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई, ठीक है। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई, ठीक है। देखो ये जो था
कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी कि चलो भाई खोदा खादी किया जाए, ढूंढा ढाना जाए, तो इसकी स्थापना तो इन्होंने की थी, लेकिन एक प्रॉपर जिसका नाम था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, AGI, आर्कोलॉजिकल, ASI, AGI नहीं ASI, जो प्रॉपर ASI की स्थापना हुई थी, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा की गई थी? तो इसको हम पहले तो बोलते क्या, इसको हम बोलते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। 19 मतलब आप ये याद रखना कि 1900 की शुरुआत में ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इसके पहले महानिदेशक जो बनाए गए थे वो थे, पहले महानिदेशक जो बनाए गए थे जॉन मार्शल। ये नाम आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, तो ये याद रखना कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1901 में, और इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे वो जॉन मार्शल थे, और ऑल ओवर पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में कनिंघम के द्वारा किया गया था। ओके, चलो अब आगे आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, देखो अब हम ये पढ़ते हैं, देखो अभी हम पूरा पाषाण काल ही पढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण मतलब पाषाण काल के ही बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मट्टी, हड्डी, पत्थर, यही सब पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। देखो अस्थि निर्मित उपकरण कहाँ मिले, कैसे मिले? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अस्थि मतलब हड्डी, तो ये यूपी का स्पेशल है फैक्ट। अस्थि निर्मित उपकरण, ठीक है, और यहाँ का निवासी मैं भी हूँ, तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट होता है कि मेरा घर, मेरा गांव भी यहीं है। तो अस्थि निर्मित उपकरण कहाँ मिले हैं? तो पहला तो मिला है सराय नाहर में, और दूसरा मिला है, इसी जगह है वो दोनों जगह, महदहा। ठीक है, अब ये दोनों जगह कहाँ है? ये दोनों जगह है यूपी के प्रतापगढ़ में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अस्थि निर्मित उपकरण कहाँ मिले, तो सराय नाहर में और महदहा में। ये कहाँ है? यूपी के प्रतापगढ़ में। ओके, अब कुछ अन्य फैक्ट लिख लो, जैसे ऐसे ही दो जगह और है, वो है गुफ कराल और एक है आपका बुर्ज होम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बुर्ज होम बहुत इंपॉर्टेंट है। गुफ कराल जो है वो है आपका, गुफ कराल और बुर्ज होम ये दोनों ही आपका कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर में। अब गुफ कराल का मतलब क्या होता है? कुम्हार की गुहा। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे मिला क्या था? यहाँ पे आपको कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले थे बस। ठीक है, बस इतना याद रखना, गुफ कराल कहाँ पे है? कश्मीर में है, और कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। बुर्ज होम इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम क्या था? बुर्ज होम में गर्ता आवास मिले थे। गर्तावास, गड्ढा खोदकर लोग उसमें ज़मीन में रहते थे। और दूसरा यहाँ पे मिला था क्या? दूसरा यहाँ मिला था कि जो मानव के शव थे ना, शव के साथ उनके कुत्तों को भी दफनाया जाता था। ठीक है, शव प्लस कुत्ता। ठीक है, शवाधान में, यानी कि मृत्यु के उपरांत शवाधान में कुत्तों को भी यहाँ पे साथ में अपनाया जाता था, बुर्ज होम। ओके, और इतना हो गया। अब हमें एक पॉइंट और देखना है कि राख का टीला कहाँ मिला था। राख के टीले कई जगह मिले हैं। ठीक है, राख के टीले कहाँ कहाँ मिले? तो राख के टीले देखो 2-3 जगह हैं। पहला है संगल कल्लू। ठीक है, संगल कल्कू कहाँ है? ये है कर्नाटक। नाम भी वैसे ही है, बोल भी नहीं पा रहा था मैं, संगल कल्कू। ठीक है, दूसरा है पिकलीहल, ये भी कर्नाटक में है। पिकलीहल ये भी कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, और तीसरा है उतनूर आपका आंध्र प्रदेश में है। उतनूर ये है आपका आंध्र प्रदेश। उतनूर आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और एक पॉइंट और आप नोट करो कि मानव के 3 कंकाल एक साथ कहाँ मिले थे? मानव के 3 कंकाल
मानव के 3 कंकाल आपको एक साथ मिले थे दमदमा में, दमदमा, ठीक है, दमदमा। मानव के 3 एक साथ कंकाल दफनाए गए थे, दमदमा में मिले थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि मानव के सर्वाधिक कंकाल कहाँ मिले, तो मानव के सर्वाधिक कंकाल मिले थे वो थे विंध्य क्षेत्र। अब विंध्य क्षेत्र में कुछ एमपी का आ जाता है और कुछ यूपी का आ जाता है, तो इन दोनों क्षेत्र में, यानी कि वो क्षेत्र जो था वो विंध्य क्षेत्र था जहाँ पे मानव के बहुत सारे कंकाल मिले थे, लगभग 27 कंकाल मिले थे। और इसी की तरीके से 14 कंकाल एक जगह और मिला था, वो गुजरात का एक जगह है, वो है लखनाज, ठीक है, लखनाज। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो कंकाल मिले थे वो मिले थे विंध्य क्षेत्र, यूपी और एमपी का, जहाँ पे 27 लगभग कंकाल मिले थे। सर्वप्रथम मानव का जो साक्ष्य मिला था, मानव की खोपड़ी और कंकाल का जो साक्ष्य मिले थे, अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम मानव साक्ष्य क्या, खोपड़ी व कंकाल का, ये मिला था आपका हथनौर में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, आगे बताऊंगा, हथनौर में। अब ये हथनौर कहाँ पे है, हथनौर जिला जो है ये है आपका होशंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, हथनौर। इसका जो नया जो नाम है ज़िले का वो है नर्मदापुरम। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस नर्मदापुरम का पुराना नाम जो था, पहले नाम जो था वो था होशंगाबाद। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि होशंगाबाद का नाम क्या बदल के रख दिया, तो नर्मदापुरम। और ये नर्मदापुरम जिला जो है वहीं पे हथनौर है, और हथनौर में ही क्या मिला था, सबसे पहले खोपड़ी और कंकाल के साक्ष्य मिले थे। ओके अब एक आ जाते हैं जो वहीं महाराष्ट्र में ही है, वो है भीमबेटका। वो भी पत्थरों से जुड़ा हुआ है। तो भीमबेटका में क्या है, देखो भीमबेटका एक तो यह गुफा, रहने वाली गुफा थी, ये गुफा में रहना, ठीक है, जिसको शैलाश्रय बोलते हैं। शैलाश्रय मतलब पत्थरों में रहते थे। दूसरा था यहाँ पे शैल चित्र मिले, ठीक है, मतलब पत्थरों पे चित्र, शैल चित्र। और तीसरा यहाँ पे जो अभी करंट में है वो है सबसे पुराना जीवाश्म डीकिन सोनिया। यहाँ पे जो मिला है सबसे पुराना जीवाश्म मिला है, सबसे पुराना जीवाश्म। उस जीवाश्म का नाम क्या है, डीकिन सोनिया। देखो प्रोनाउंसिएशन शायद सही नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन कुछ इसी तरीके का नाम है, डीकिन सोनिया, ठीक है। ये वहाँ पे मिला है सबसे पुराना जीवाश्म। ओके, और एक पॉइंट और है कि सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ मिला, तो वो अफ्रीका में मिला है। ऑल ओवर सबसे पहले मानव का साक्ष्य अफ्रीका में मिला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो मानव है वो अफ्रीका से ही शुरुआत हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे, अगले पेज पे। इसको हम आज पूरा ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। जो एक है गैरिक मृतभांड पात्र का साक्ष्य। देखो गैरिक का मतलब होता है लाल रंग का, ठीक है। गैरिक मृतभांड मतलब मट्टी के बर्तन, मृतभांड पात्र। इसका जो नामकरण है, साक्ष्य जो है वो है हस्तिनापुर। ओके, ये भी मिला है। मतलब सब चीज़ में पत्थरों के ही बारे में बता रहा हूँ, ये भी पत्थरों के ही बारे में। तो गैरिक मृतभांड का जो साक्ष्य है वो हस्तिनापुर से मिला है। उसके बाद अब 2 पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ मिला है, ये है आपका भोपाल, ठीक है। और दूसरा है मातृ देवी की अस्थि निर्मित प्रतिमा कहाँ से मिली है,
मातृ देवी की अस्थि निर्मित, यानी कि हड्डियों से निर्मित, अस्थि निर्मित प्रतिमा, अस्थि निर्मित प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो ये मिली है आपका बेलन घाटी से, बेलन घाटी, बेलन घाटी से मिली है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखते हैं। देखो मानव द्वारा सबसे पहला धातु कौन सा था? ये भी पॉइंट, मानव द्वारा यूज सबसे पहला धातु, तो वो था आपका तांबा। लोहा नहीं मारना है, तांबा मारना है, यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, एक काल का नाम होता है, उस काल को कहते हैं चालकोलिथिक काल। ठीक है, चालकोलिथिक काल। ठीक है, चालकोलिथिक का मतलब, देखो चालको का मतलब ही होता है कॉपर, कॉपर यानी कि तांबा, इसका मतलब ही होता है तांबा, लेकिन चालकोलिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो एक ऐसा समय भी था जब तांबा और पत्थर को मिलाकर उपकरण बनाने लगे। ठीक है, तांबा प्लस पत्थर, पत्थरों का यूज़ हुआ एक साथ। तो ये जो था वो था, ये जो संस्कृति थी वो थी जारवे संस्कृति, और ये जो मिली थी वो थी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जारवे संस्कृति। ठीक है, जारवे संस्कृति में चालकोलिथिक काल मिला। ओके, और जारवे संस्कृति की एक खास बात और थी कि ये अपने घरों के फर्श को ही तोड़कर, जो अपने फैमिली मेम्बर होते थे उनकी मृत्यु के बाद वहीं दफना देते थे, यानी अपने घरों में ही, घरों में फर्श के नीचे शवों को दफनाते थे। ठीक है, शवों को दफनाते थे। ठीक है, तो ये पूरा आपका पत्थर से जुड़ा हुआ, यानी पाषाण काल से जुड़ा हुआ एक मोटा मोटा बेसिक, जहाँ से प्रश्न आते हैं डिट्टो हूबहू। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला मैं आपको कि बहुत घुस घुस के पढ़ाऊंगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, टेंशन हो जाता है। कभी आपको जॉन मार्शल मिल जाएगा, कभी आपको कोई मिल जाएगा, आप उसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा, कभी आपको कर्जन मिल जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन को नहीं रखना है, और एकदम ऐसा भी नहीं पढ़ना है कि आपको कहीं पढ़ाना है कॉलेज में, आपको केवल नौकरी निकालनी है। ठीक है, चलो आगे इसको हम ख़त्म करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी, इंडियन वैली सिविलाइजेशन जो था, उसके उत्तर दक्षिण वो कहाँ क्या मिला, सबसे पूर्व में क्या था, सबसे पश्चिम में क्या था, उसको हम करते हैं। ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने हर जगह पढ़ा है, उससे ही बेटर आपको यहाँ पे मिलेगा। आप ये मत सोचना यार ये तो पढ़ा है नहीं, ये तो छूट गया, नहीं, सब पॉइंट आएंगे। ओके, देखो एक पॉइंट होता है सिंधु सभ्यता। अब आपका यहाँ से सिंधु सभ्यता अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको। सिंधु सभ्यता, इसी सिंधु सभ्यता को कहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। अब आप यही सब चीज़ें कन्फ्यूजन होती है, जिसके कारण आप हिस्ट्री कन्फ्यूजन लगता है। ओके, कहीं सिंधु सभ्यता, कहीं सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं हड़प्पा सभ्यता। और इसका जो कालखंड था, समय था, वो था 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और देखो ये जो समय था ना, इसी के समानांतर एक और सभ्यता चल रही थी, वो थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता व मिस्र सभ्यता। ठीक है, मिस्र की और मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी के समय के साथ चल रही थी। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन सी जगह मिली है, कौन कौन सी नदी के मिली है। देखो सब याद करा देता हूँ मैं आपको। देखो द से दक्षिण होता है ना, द से दक्षिण, द से दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद, लेकिन ये मिला कहाँ? ये मिला महाराष्ट्र में। और ये कौन सी नदी के मिला? तो ये प्रवरा नदी के साथ में मिला, प्रवरा
नदी। ठीक है, अब यहाँ दा है तो ऊपर भी दा से ही आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा, मांदा, दैमाबाद मांदा, यहाँ पे मांदा, मांदा जगह था जो कि जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में। और ये कहाँ मिला, ये चिनाब नदी में मिला। ठीक है, ये नदी तो याद हो जाएगी, ये वाली चिनाब नदी। ठीक है, चना चबाते हैं मुंह से, मुंह होता है ऊपर। ठीक है, मांदा ऊपर, दैमाबाद नीचे, दक्षिण, दक्षिण के सीधा ऊपर चले जाओ, मांदा, मांदा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यानी चिनाब नदी। अब आ जाते हैं हम अपने यूपी में, पूरब में। तो पूरब में जो हमें मिला वो हमारे यूपी में ही मिला। और यूपी में क्या मिला, आलमगीरपुर, आलमगीर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये कहाँ मिला, ये मिला हमें यूपी में, यूपी में मिला हमें। और यूपी में कौन सी जगह मिला, ये मिला हमें मेरठ के समीप। ठीक है, मेरठ के समीप। और ये कौन सी नदी के किनारे मिला, ये मिला हमें हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी। हिंडन नदी आपने सुना होगा, गाजियाबाद के आगे बहती है हिंडन नदी, आलमगीर। और अब आ जाते हैं हम अपने सबसे पश्चिम में। पश्चिम में क्या होता है, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर। देखो जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमेशा पश्चिम की तरफ हवा चलती है, तो पतंग कैसे उड़ाते हैं, डोर से, तो सुतकांगेडोर। और ये कौन, ये मिला था हमें बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। देखो बालू की इसमें साउंड आ रही है ना, तो पश्चिम में क्या है, राजस्थान है, सब बालू वाला एरिया ना, तो बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर। और नदी कौन सी थी, नदी थी दाश्क नदी, दाश्क नदी। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा आपको। नीचे दैमाबाद, प्रवरा नदी महाराष्ट्र, पूरब में आलमगीर, यूपी मेरठ के समीप हिंडन नदी, उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, पश्चिम में सुतकांगेडोर और बलूचिस्तान दाश्क नदी। ये पूछा जाता है। ओके, अब अगला पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखो हड़प्पा सब, जो सिंधु सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, अब इसकी खुदाई के बारे में समझ लेते हैं। देखो एक व्यक्ति हुए कनिंघम, ठीक है, कनिंघम, कनिंघम के समय में जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस टाइम खुदाई में इस सभ्यता के कुछ ईंट वगैरह मिलने लगी, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो कनिंघम के समय खुदाई हो रही थी, लेकिन समझ नहीं आया उनको कि ये क्या है। तो कनिंघम पहले व्यक्ति थे, कनिंघम पहले व्यक्ति जिनके समय में इस सभ्यता के साक्ष्य मिले, लेकिन परंतु वे इसके महत्व को समझ नहीं पाए। ठीक है, समझ नहीं पाए, वे इसके महत्व को नहीं समझ पाए। तो अब अगला नाम आता है आपका, अगला नाम आता है आपका जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल जो थे, इनकी अध्यक्षता में, अब यहाँ पे दो नाम आपको आएंगे, वही दो नाम बार बार आपने सुना होगा, कन्फ्यूजन होता होगा। ठीक है, पहली बात तो जॉन मार्शल ने क्या काम किया, जॉन मार्शल ने सबसे पहले सभ्यता का नाम दिया, सबसे पहले इस सभ्यता का नाम दिया, क्या नाम दिया, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। और इन्हीं की अध्यक्षता में दो लोग थे, पहले थे 1921 में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। इन्होंने क्या खोजा, इन्होंने हड़प्पा खोजा। ठीक है, हड़प्पा खोजा। और दूसरा जो नाम था वो था 1922 में रखाल दास बनर्जी। इन्होंने हड़प्पा खोजा, तो इन्होंने क्या खोजा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोजा। और ये दोनों ही जगह कहाँ पे हैं, ये दोनों ही जगह पाकिस्तान में है। ठीक है, ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है। रवि बहुत हड़कंप मचाता है, ऐसे याद रख लो, रावी नदी।
और ये जो आपका मोहनजोदड़ो है, मोहन बहुत सॉफ्ट है, तो ये वो सिंधु नदी के किनारे है। स से सिंधु, स से सॉफ्ट, सिंधु नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। किसने खोजा हड़प्पा को? दयाराम साहनी ने। जब बहुत ज़्यादा हड़कंप होता है तो दया भी बहुत आती है, तो दयाराम साहनी ने। और 1922 में रखालदास बनर्जी ने क्या खोजा? रखालदास मोहन के पिता थे रखालदास, ऐसे याद रख लो। रखालदास बनर्जी ने क्या खोजा? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। और हड़प्पा और सिंधु घाटी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी एक नाम था पिग्गट ने कहा। ठीक है, पिग्गट एक नाम था। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसको जुड़वा राजधानी बोला। जुड़वा राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की है। ठीक है, पिग्गट ने बोला। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने दिया। ओके, इतना ही याद रखना है। अब आ जाते हैं हम महत्वपूर्ण उत्खनन पे। महत्वपूर्ण उत्खनन मतलब खुदाई हुई है तो वहाँ से क्या क्या मिला है, कौन कौन सी जगह है, तो उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट डालते हैं हम। अन्य महत्वपूर्ण उत्खनन। तो सबसे पहले हम आते हैं चनहुदड़ो पे। ठीक है, देखो चनहुदड़ो, कहीं चनहुदड़ो मतलब लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। चनहुदड़ो में क्या क्या मिला था? ये चनहुदड़ो कहाँ का प्रांत है? ये सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको मिला क्या क्या? यहाँ पे आपको मिला यहाँ पे आपको चनहुदड़ो में जो महिलाओं के श्रृंगार के सामान थे वो सब मिले हैं। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कहाँ क्या क्या मिला है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे इस देखो अन्य महत्वपूर्ण उत्खनन किसने खोजा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोजा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर, और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा जो कि सिंधु नदी के तट पर है। तो यहाँ पे चनहुदड़ो जो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और इसको खोजा किसने था? इसको खोजा था MG मजुमदार। ठीक है, दूसरा है लोथल। ये आपका गुजरात। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोथल यानी कि वहाँ गोदीवाड़ा था, इस सभ्यता का गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड यानी कि जहाँ जहाज आके रुकते थे। ठीक है, और लोथल किसने खोजा? SR राव ने। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे, कालीबंगा किसने खोजा? जो कि राजस्थान में है आपके। कालीबंगा खोजा अमलानंद घोष ने। उसके बाद आप अगला आ जाओ, धौलावीरा या फिर एक जगह और है जो सेमी आदमी ने खोजा है, वो भी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुतकोटदा। ठीक है, सुतकांगेडोर वो अलग है, देखो वो सुतकांगेडोर जो था, जो मैंने आपको बताया था, कहाँ गया ये सुतकांगेडोर जो है वो सबसे पश्चिम में बलूचिस्तान में, लेकिन ये सुतकोटदा है, सुतकोटदा। ठीक है, ये जो है ये दोनों ही गुजरात में है, धौलावीरा और सुतकोटदा गुजरात में। और इसको खोजा किसने था? इसको खोजा था JP जोशी ने। ठीक है, अब अगला आ जाते हैं रोपड़ जो है वो आपका पंजाब में है। इसको खोजा था आपके BB लाल ने। और अगला, बस कुछ ही पॉइंट लिखना है, कुछ ही है पूरे, ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट हैं, कितना याद रखोगे, लेकिन जो आता है, जो कभी भी पूछा गया है, मैं वही बता रहा हूँ। लास्ट आपका आता है एक राखीगढ़ी। हाँ, राखीगढ़ी जो कि आपका हरियाणा में है, और इसको खोजा था सूरजभान ने। ठीक है, अभी राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ओके,
और एक लास्ट में आता है बनावली। बनावली भी आपका हरियाणा में है और इसको खोजा था RS बिष्ट में। देखो मेनली मैं आपको बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये किसने खोजा? हड़प्पा दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो दखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर। उसके बाद आ जाता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट लोथल, लोथल के बाद धोलावीरा, धोलावीरा के बाद चनहुदड़ो और कालीबंगन, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक ये राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट अब हो जाता है, सूरज भान ने खोजा। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना सब है लेकिन दिमाग में रखना इसको है। अब हम आगे पॉइंट पे आ जाते हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल थे वहाँ से क्या मिला, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में आ जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल और उनके साक्ष्य व संबंधित साक्ष्य। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लोथल पे। ठीक है, लोथल पे, लोथल क्या था? देखो लोथल एक तो ये गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा वही जीवानी डॉक यार्ड जहाँ पे नाव आके रुकती हैं, गोदीवाड़ा। दूसरा क्या था ये कि यहाँ पे पंचतंत्र की कहानी मिली है, पंचतंत्र की कहानी। और वो कौन सी कहानी है? वो कहानी है लोमड़ी और कौवे वाली। ठीक है, ये यहाँ पे कहानी मिली है। लोमड़ी कौवा यानी कि कौवे के मुंह में रोटी होती है, लोमड़ी कहती है तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, एक बार गा के सुनाओ, कौवा गाता है, रोटी गिर जाती है, लोमड़ी लेके चली जाती है। तो वो वाली कहानी यहाँ मिली है। उसके बाद ये जो लोथल है ना, लोथल भोगवा नदी के किनारे मिला है। यहाँ पे जो नदी थी वो थी भोगवा नदी। ठीक है, और इसे आपको कंफर्म होता है भोगवा नदी गुजरात, क्योंकि लोथल भी गुजरात में मिला है। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और मिला है, वो है धान की खेती, धान की व बाजरा की, धान व बाजरा दोनों की खेती मिली है यहाँ पे। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं कालीबंगा पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब ही क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पे मिली है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है कि यहाँ पे अग्नि वेदिका मिली है, अग्नि वेदिका। और तीसरी बात यहाँ पे आ जाती है, आपको जुते हुए खेत और हल मिले हैं, जुते हुए खेत व हल मिले हैं आपको, जुते हुए खेत और हल मिले हैं आपको। और यहाँ पे आपको ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अब वो ईंट कच्ची भी थी पक्की भी थी। ठीक है, आपको ईंट मिली है कच्ची व पक्की दोनों। और लास्ट में आपको मिला है सेल खड़ी व मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की मोहरें आपको मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें कालीबंगा में मिली हैं। अब एक और आ जाते हैं हम चनहुदड़ो पे, चनहुदड़ो। ठीक है, देखो ये अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि कालीबंगा कहाँ है, ये भी याद रखना है, कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, देखो काले कब हो जाओगे? जब नहाओगे नहीं, और नहाओगे क्यों नहीं? क्योंकि पानी कम है राजस्थान, तो कालीबंगा। अब आ जाते हैं हम चनहुदड़ो पे। चनहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान, जहाँ जितने हुदड़ो होंगे वो सब पाकिस्तान में होंगे। ठीक है, चनहुदड़ो ये कहाँ है? पाक में। ओके, अब चनहुदड़ो से क्या क्या मिला? सबसे पहला तो हमें मिला स्त्री के श्रृंगार का सामान, लिपस्टिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मिला। उसके बाद मनके बनाने का कारखाना मिला, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मनके बनाने का कारखाना। उसके बाद आपको बिल्ली का पीछा करता हुआ बिल्ली
का पीछा करता कुत्ते के पैरों के निशान, पैरों के निशान ये मिला। ठीक है, अब आ जाते हैं हम धोलावीरा पे। धोलावीरा, धोलावीरा में क्या मिला? धोलावीरा में मिला, यहाँ पे जो है ना धोलावीरा में देखो त्रिस्तरीय विभाजन था, त्रिस्तरीय विभाजन, त्रिस्तरीय विभाजन मिला। देखो त्रिस्तरीय विभाजन का मतलब है, मैं अभी सारे विभाजन बताऊंगा आपको कि कहाँ कितने विभाजन में लोग रहते थे। फिलहाल अभी पढ़ लो धोलावीरा में क्या क्या मिला। त्रिस्तरीय विभाजन और उन्नत जल प्रबंध मिला, उन्नत जल प्रबंध। उसके बाद अगला है, यह कच्छ के गुजरात में है, धोलावीरा कच्छ गुजरात में है। अगला है आपका, यहाँ पे 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। अगला, यहाँ पे विशाल जलाशय मिला है, विशाल जलाशय। ठीक है, और यहाँ पे और तो कुछ नहीं, यही इंपॉर्टेंट मिला है। अब आ जाओ सुरकोटदा में। सुरकोटदा में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बस, सुरकोटदा, सुरकोटदा में आपको ये जो है ये गुजरात में है पहली बात, और ये धोलावीरा भी गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे आपको घोड़े के अस्थि मिले हैं, घोड़े की अस्थि कहाँ मिली है? सुरकोटदा में। अगला हम आ जाते हैं रोपड़, रोपड़ यानी पंजाब। रोपड़ में क्या मिला? रोपड़ पंजाब। रोपड़ में क्या मिला आपको? रोपड़ में मिला सबसे पहले सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी। उसके बाद आपको पालतू कुत्ते को दफनाने के मिले हैं रोपड़ में, पालतू कुत्ते को दफनाने के साथ। देखो पालतू कुत्ता जब जाएगा तो रोना पड़ेगा, रोपड़ पालतू कुत्तों को दफनाने के साथ। और सेल खड़ी की मोहरें मिली हैं यहाँ पे, सेल खड़ी की मोहरें। केवल इतना ही आपको याद रखना है कहाँ क्या मिला। ठीक है, अब आ जाते हैं वो जो विभाजन मैंने आपको बताया, ये त्रिस्तरीय विभाजन, इसके बारे में ये छूट गया है। देखो जो व्यवस्था थी नगर की रहने की व्यवस्था, उसमें कुछ विभाजन था। जो एलीट क्लास था और लेबर क्लास था, ये 2 क्लास में लोग बटे हुए थे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नगरीय व्यवस्था कैसी थी। देखो एक 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 उच्च भाग था, एक निम्न भाग था। ठीक है, देखो उच्च भाग जो था वो था एलीट क्लास का। एलीट क्लास मतलब जो श्रेष्ठ क्लास के होते हैं, ऊपर के लोग होते हैं। तो वो लोग रहते थे कहाँ? वो लोग रहते थे किलेबंदी में, किलेबंदी में, और सुरक्षा दीवार होती थी उनके लिए, सुरक्षा दीवार होती थी। ठीक है, और जो निम्न भाग में रहते थे वो लेबर क्लास के थे, लेबर क्लास। और ये लोग जो थे, ये जहाँ रहते थे वहाँ किलाबंदी नहीं थी, किलाबंदी नहीं थी, और सुरक्षा की दीवार भी नहीं थी, सुरक्षा दीवार भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीज़ ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ कहीं कहीं अपवाद में आ जाती है। अब अपवाद क्या थी? वही अपवाद ये धोलावीरा है, जहाँ पे 3 स्तर मिल गए। वैसे तो 2 स्तर होते हैं हर जगह के, लेकिन यहाँ धोलावीरा में 3 स्तर मिल गए। तो अपवाद, अपवाद में पहला ही आता है आपका धोलावीरा। धोलावीरा में क्या था कि त्रिस्तरीय मिल गया, यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, अब ये त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या थी? एक तो उच्च थी, एक मध्य थी, यहाँ पे मध्य एक नया आ गया, एक मध्य थी और एक निम्न थी। ठीक है, तो धोलावीरा में यही अपवाद है कि धोलावीरा में त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। उसके बाद दूसरा जो अपवाद है, पहला तो ये, दूसरा अपवाद जो है वो है कालीबंगा।
कालीबंगा में क्या अपवाद मिला, यहाँ पे जो निम्न स्तर के भी लोग थे ना, देखो वैसे तो निम्न स्तर के लिए सुरक्षा दीवार नहीं होती थी, लेकिन कालीबंगा में निम्न स्तर के लिए भी किलाबंदी थी, किलाबंदी, और जो सुरक्षा की दीवार थी वो भी थी। सुरक्षा, देखो किलाबंदी होगी तो सुरक्षा की दीवार अपने आप होगी, सुरक्षा दीवार, ये दोनों थी कालीबंगा में, ठीक है। और एक तीसरा अपवाद है चनहुदड़ो, जहाँ पे महिलाओं के श्रृंगार का सामान मिला है, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में तो कोई दीवार भी नहीं थी, ना तो उच्च के लिए ना तो निम्न के लिए, ठीक है। यहाँ पे किलेबंदी नहीं थी, किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं, ठीक है। तो अब आपका ये पूरा समाप्त कर दिया मैंने। अब हड़प्पा सभ्यता से मोहनजोदड़ो और आपके थोड़े पॉइंट जो रह गए हैं वो अब कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि 50 मिनट बहुत बड़ी लंबी क्लास, मैंने पहली बार आपको 50 मिनट पढ़ाया है। तो बाकी का मैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से कुछ एक फैक्ट हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा, और फिर कल वैदिक सभ्यता पे मैं शुरू कर दूंगा। अब इसके बाद मैं मैथ की क्लास आपको दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हिस्ट्री की पहली क्लास थी, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के नोट करो, 10 बार नोट करो, 10 बार रिवीजन करो, यही है। बड़े बड़े चक्करों के मत पीछे मत जाओ। ओके, जय हिंद।